आउटर फंक्शन, सॉरी आउटर वेरिएबल एंड नेस्टेड फंक्शन, इसमें हम दोनों चीज को कवर करेंगे। क्या होता है नेस्टेड का मतलब, कोई बताएगा भाई? नेस्टेड का मतलब क्या होता है? फंक्शन के अंदर फंक्शन, करेक्ट है? फंक्शन के अंदर आप मल्टीपल फंक्शन ऐड ओके, करेक्ट है भाई, फंक्शन के अंदर फंक्शन, ठीक है भाई करेक्ट है। फंक्शन के अंदर अगर आप फंक्शन बना रहे हो तो उसे नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे क्या लिखा, आउटर वेरिएबल, आउटर की स्पेलिंग कंप्यूटर मैंने यहाँ पे फंक्शन टेस्टिंग लिख दिया, ठीक है भाई, और लॉक कर रहा हूं यहाँ पे मैं आपका टेस्टिंग, और फिर मैं यहाँ पे जाके आउटर वेरिएबल को रन करता हूँ। आउटपुट क्या आएगा भाई? क्या आएगा भाई? टेस्टिंग आएगा या कुछ नहीं आएगा? कुछ नहीं आएगा। और टेस्टिंग कौन बोल रहा था? सोच के बताओ दोबारा। क्यों नहीं आएगा? ऑर्डर वेरिएबल में पुट करेंगे तो सब आएगा ना। क्या नहीं हुआ? टेस्टिंग फंक्शन कॉल नहीं हुआ, करेक्ट है, ठीक है भाई। इसी को कहते हैं कोड विजुअलाइजेशन, कोड को विजुअलाइज करना और अपने माइंड में उसको रीड करके आउटपुट देखना। अगर आपकी ये स्ट्रांग है तो आपको कोड के बारे में जानने को मिल रहा है कि कोड एक्चुअल में वर्क कैसे कर रहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे पूरे डेवलपमेंट पीरियड में। ओके, चलो फिर एक्चुअल में यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा बिकॉज मैंने टेस्टिंग को कॉल नहीं किया है, राइट? मैंने आउटर फंक्शन को तो कॉल कर लिया, आउटर वेरिएबल का जो फंक्शन था उसको तो मैंने कॉल कर लिया, बट मैंने यहाँ पे टेस्टिंग को कॉल नहीं किया है। अब क्वेश्चन राइज होता है मैं टेस्टिंग को कॉल कहां करूंगा? कहां करेंगे टेस्टिंग को कॉल? आउटर वेरिएबल फंक्शन है कहां पे करेंगे? जहां पर मैंने इसको लिखा है, और लिखा कहां पर है? फंक्शन के अंदर ना। तो इस केस में आउटर फंक्शन का ये क्या, आउटर वेरिएबल का फंक्शन का ये क्या बन जाएगा? लोकल फंक्शन। मैंने बताया था आपको जो भी चीज किसी भी फंक्शन के अंदर लिख रहे हो, किसी भी ब्लॉक के अंदर लिख रहे हो, तो वो कहलाता है उसका लोकल। जो भी आपके पास है, चाहे वेरिएबल बोलो, आप फ्यूचर में इसके अंदर क्लास को क्रिएट करना वो भी कर सकते हो, वो कैसे करेंगे वो देखेंगे आगे। आप वो भी बना सकते हो, ऑब्जेक्ट को रखना ऑब्जेक्ट रख सकते हो इसके अंदर, आप इसके अंदर फंक्शन बनाना चाहो तो फंक्शन बना सकते हो। बस ये याद रखिएगा, अगर आप किसी भी ब्लॉक के अंदर कोई भी चीज आप इसके अंदर लिखते हो वैर को हटाकर, ठीक है भाई, उसको आप उसी के अंदर ही यूज कर सकते हो, बाहर नहीं, इसीलिए उसको लोकल कहा जाएगा उसका। क्लियर? तो मैंने यहाँ पे क्या किया, टेस्टिंग को कॉल किया। अब मेरा आउटपुट क्या आएगा? टेस्टिंग आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको कॉल कर लिया है। अगर मैं इसको कॉल बाहर करता तो क्या आंसर आता? कुछ नहीं आता, एरर आता। ठीक है भाई, क्लियर? कोई डाउट भाई किसी को? तो ये आपका हो गया नेस्टेड फंक्शन। क्लियर? चलो भाई, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं, यहां लिखा मैंने लेट a इक्वल टू में 10। ओके, अब मैं यहाँ पे इसको लॉक करता हूं a को। आउटपुट में क्या आएगा आंसर? क्या आएगा? 10 आएगा।
क्यों आएगा? प्लॉट की एक तो सर प्लॉट को एक ही वेरिएबल में डाल के और उसके बाद आउटपुट आ रहा है 10 आ रहा है, ठीक है। चलो ठीक है भाई, यहाँ पे तो आपका आउटपुट आ गया 10। मैं यहाँ लॉक करके देखूं ए को। अब यहाँ पे क्या आएगा? क्यों आएगा एरर? ओके, तो अब इसको देखो। अगर आपने कोई फंक्शन के अंदर कोई दूसरा फंक्शन लिखा है और उस फंक्शन के लोकल वेरिएबल को आप नेस्टेड फंक्शन के अंदर यूज कर रहे हो, तो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग ये जो आपके पास है उसका बाहर का आपका पार्ट है, नॉट अ पार्ट ऑफ दिस वन। एक्चुअली में जब कभी भी आपका कोई भी फंक्शन चलता है तो सबसे पहले चेक किया जाता है जो भी उसके अंदर आप यूज कर रहे हो इनसाइड द ब्लॉक, इसके अंदर चेक किया जाएगा। जब तक इसके अंदर उसको अवेलेबल होगा तो वो आउटपुट दिखा देगा, नहीं होगा तो उसके पेरेंट पे शिफ्ट होता है। अगर उसे वहां भी मिल गया तो आउटपुट में आ जाएगा, नहीं तो इसका भी जो पेरेंट होगा उसमें दिखेगा। इस तरीके से एक्चुअल में वर्क करता है आपका क्या, जावास्क्रिप्ट का इंजन। कैसे वेरिएबल को फाइंड करता है, या फिर कल को ऑब्जेक्ट बोल लो, क्लास बोल लो, फंक्शन बोल लो, उसको फाइंड करता है। तो चाइल्ड टू पेरेंट ये जाएगा, जिस भी जगह पे इसको वैल्यू मिल गई तो वो वैल्यू प्रिंट कर देगा, अदरवाइज नहीं करता। अदरवाइज यहाँ पे एरर मिलेगा या अनडिफाइंड मिलेगा। ओके, चलो फिर अब मैं इसको बाहर यूज नहीं कर पा रहा, बट मैं इसको इसके अंदर यूज कर पा रहा हूं, ठीक है। इस टाइप के कंडीशन में जो आप वेरिएबल यूज कर रहे हो इसके रेफरेंस में इसको कहा जाएगा आउटर वेरिएबल। इसके रेफरेंस में क्या कहा जाएगा? लोकल वेरिएबल। इसके रेफरेंस में कहा जाएगा आउटर वेरिएबल, ठीक है भाई। इसकी जो आप इसको कहां पे यूज कर सकते हो? इस ब्लॉक के अंदर भाई, जहां कहीं पर भी यूज करना यूज कर सकते हो, बट इसको आप बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि आउटर वेरिएबल का ये लोकल फंक्शन है, लोकल सॉरी पैरामीटर, लोकल वेरिएबल है, राइट। मैं इसके अंदर इसको यूज क्यों कर पा रहा हूं? क्योंकि इसका जो ब्लॉक है उसके लिए ये इसका क्या है, पेरेंट है, उसके ऊपर है, तो आप डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हो। इसीलिए मैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रेफरेंस ऑफ टेस्टिंग मैं इसको बोलूंगा आउटर वेरिएबल ऑफ आपके पास टेस्टिंग फंक्शन। किसको? ए को बोलूं। बट अगर मैं इसी को देखूं, आउटर वेरिएबल का जो ये होगा आपका लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल ऑफ आउटर वेरिएबल फंक्शन। क्लियर? कोई डाउट भाई? जनरली हम इसको आउटर फंक्शन इसको बोलते हैं, मैं जो वेरिएबल होता है उसको बोलते हैं। अब इसका फायदा क्या है? आप ए को इसके अंदर कहीं पर भी यूज कर सकते हो, इसका जो ब्लॉक है उसमें कहीं पर भी यूज कर सकते हो, और साथ में ए को इससे बाहर इस ब्लॉक के अंदर भी कहीं पर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मान लो आपके पास नेस्टेड बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, तो जो मेन होगा, जो पहला वाला आपका ब्लॉक होगा, उसके अंदर जितने भी नेस्टेड ब्लॉक्स होंगे उन सब में मैं उस वेरिएबल को यूज कर सकता हूँ जो सबसे टॉप लेयर पे था। क्लियर? अभी यहाँ पे फंक्शन है, इसके अंदर ही फंक्शन लगा लूं, मैं उसके अंदर ही फंक्शन यूज कर लूं, नेस्टेड के अंदर नेस्टेड, नेस्टेड के अंदर नेस्टेड, मैं सब में ए वेरिएबल को यूज कर सकता हूं। बट मैं यहां पे जाके ए वेरिएबल को यूज नहीं कर सकता, बिकॉज इसकी जो डेफिनेशन होगी वो इसके ब्लॉक के अंदर ही होगी। क्लियर? कोई डाउट भाई? ऑनलाइन में क्लियर? अगर आपको लोकल वेरिएबल के बारे में पता होगा तो आपको समझ में आ चुका होगा, अगर आपको लोकल वेरिएबल के बारे में नहीं पता तो इसमें समझ में नहीं आया। क्लियर? कोई डाउट भाई? क्लियर है? एक क्वेश्चन, मैंने यहाँ पे बनाया बी पैरामीटर और वैल्यू दे दी मैंने 10, और इस बी को मैं कहां पे यूज कर सकता हूं? कहां पर? टेस्टिंग फंक्शन के अंदर। क्यों?
पैरामीटर बेसिकली आपके लोकल वेरिएबल ट्रीट किया जाता है, ठीक है भाई, वो लोकल वेरिएबल ही होते हैं। ओके, तो जिस जिस भी फंक्शन के पैरामीटर्स में पैरामीटर होंगे बेसिकली, उसको उसी के ब्लॉक के अंदर ही यूज कर सकते हो। ये ट्रिकी क्वेश्चन कई बार होता है, कई बार कंफ्यूजिंग भी करता है, और जब इंटरव्यू में आप जा रहे हो वहां पे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया तो कई बार आते समय भी आपको आंसर गलत दे देते हो, आते हुए भी। इसीलिए इन सब चीजों को याद रखिएगा। ओके, क्लियर, लिख लीजिएगा इसको। भाई मैसेज मिल गया था ना सबको कुछ पीडी क्लासेस के लिए? अगर आपको लेना हो तो ले सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको सिंगल 1 रुपए नहीं देने। अब फ्री मिल रहा तो ले ही लेना, कुछ फायदा हो जाएगा। हाँ, अब वो जाके नीचे पूछ लेना, एक बार कंफर्म कर लेना। सर उसका लिंक मिलेगा या आईडी और पासवर्ड? भाई उससे रिलेटेड आपको ड्यूकेट जो एडमिन है उनसे पूछ लीजिएगा। ओके। सर वो भी आप ही पढ़ाओगे? नहीं भाई, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। डन भाई, आगे बढ़े। नेक्स्ट आपके पास है ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है भाई, बात मत कर भाई। तो भाई मुंह से क्यों बोल रहा था? क्या होता है ग्लोबल वेरिएबल या कोई भी चीज, याद रखिएगा, चाहे आप कोई फंक्शन बनाओ, कोई वेरिएबल बनाओ, कुछ भी बनाओ, उसको आप कहीं से भी कहीं पर भी एक्सेस कर सको, तो उसको हम कहते हैं उसका ग्लोबल स्कोप, या उसे बोलेंगे अगर वेरिएबल को गेट कर रहे हो तो वेरिएबल, अगर आप फंक्शन को कहीं से भी एक्सेस कर पा रहे हो उसको कहते हैं ग्लोबल फंक्शन। ठीक है भाई, जैसे आपका पार्ट्स इंट था, उसको मैं कहीं पर भी यूज कर सकता हूं। ठीक है भाई, उसे इसलिए उसे कहूंगा ग्लोबल वेरिएबल, सॉरी फंक्शन, कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूं उसे। ऐसे ही अगर आपके पास कोई भी वेरिएबल है जिसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, कितने भी लेवल तक, नेस्टेड 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 जितना करना चाहो, कहीं से भी कहीं पर भी एक्सेस कर सको, उसको हम ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है भाई, वो क्या है उसको समझते हैं। मैंने कमेंट किया, लेट मैंने ए लिखा इक्वल टू में 10। ठीक है भाई, और मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया लेट्स से टेस्टिंग नाम से, मैं इसको लॉग करता हूं यहाँ पे ए। ठीक है भाई, अब मैं यहाँ पे टेस्टिंग को कॉल करता हूं, अब आउटपुट देखें तो क्या आ रहा है 10। दूसरा, मैं यहां पर भी डायरेक्ट लॉग कर रहा हूं तो भी मैं इसको डायरेक्ट एक्सेस कर पा रहा हूं, कोई एरर तो नहीं आ रहा।
ऐसे वेरिएबल्स जिनको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, कहीं से भी मतलब कहीं से भी, उन वेरिएबल को हम कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है भाई, ये जो फंक्शन मैंने बनाया है, इनका जो मेन होता है जो सबसे टॉप लेवल पे होता है, जो मेन होता है ना सबसे टॉप लेवल पे, जनरली उन्हीं को हम ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल फंक्शन, आप जैसे मैंने एरे पढ़ा, वो पढ़ाया था, स्ट्रिंग, बूलियन, है ना भाई, उसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, इसीलिए उन्हें कहा जाता है ग्लोबल क्लास। ऐसी चीजें आप कहीं पर भी उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो विदाउट एनी उनके स्कोप को देखते हुए, कहा जहां मन करे वहां पे उसको यूज कर लीजिए। उन्हें हम ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल क्लास, ग्लोबल फंक्शन कहते हैं। हाँ भाई, जो क्लास होता है, जो आपको स्ट्रिंग बूलियन मिल रहा है ना, वो पहले से डिफाइंड है। अगर आपको लगता है उसे चेक करना है तो क्रोम का V8 इंजन जाके उसे स्टडी कीजिए, वो आपको इजीली सोर्स कोड नहीं देगा। ठीक है, अगर आपको लगता है, यहां पे लिखा था ना HTML एलिमेंट्स, क्या लिखा आ रहा है, नेटिव कोड, कभी मिलेगा ही नहीं आपको इसका कोड, कहीं ना कहीं डिफाइंड तो होगा, और उसको आप कहीं से भी एक्सेस कर पा रहे हो, इसीलिए उनको ग्लोबल क्लास बोलते हैं। स्ट्रिंग बूलियन जो आपको मिले, एरे भी है, वो भी आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, ऑब्जेक्ट का भी है, उसको भी आप कहीं से एक्सेस कर सकते हो। आपका नल और अनडिफाइंड को छोड़ के बाकी जितने भी आपको डेटा टाइप मिलेंगे ना, सबका ग्लोबल क्लास कहीं से ना कहीं बना हुआ है, सबका क्लास डिफाइंड है। ओके, क्लियर? तो ये आपका कहलाएगा, आपका क्या, ग्लोबल वेरिएबल, और इसका स्कोप क्या रहेगा, ग्लोबल रहेगा। स्कोप ग्लोबल का मतलब क्या है, कहीं से भी कभी भी, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप लोकल वेरिएबल को डायरेक्टली बाहर एक्सेस करना चाहते हो उसके स्कोप की बाउंड्री के बाहर, तो एरर आ जाएगा। इसमें कभी भी एरर नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। क्लियर? लिख लीजिएगा इसको। सर अगर हम यहाँ पे वेरिएबल जो ऊपर में डिसाइड डिक्लेयर कर रहे हैं, नीचे करेंगे तो होगा वो ग्लोबल? यहाँ यहाँ हम टेस्टिंग सबसे नीचे सर। सबसे नीचे यस। एरर आएगा। अच्छा, और कोई एरर डाउट? क्यों आता है सर? मैंने वो चीज पढ़ाया नहीं भाई। ओके सर। एक टॉपिक बोला था मैंने, ग्लोबल सर होस्टिंग की वजह से आता है ना? किसकी वजह से? होस्टिंग। नहीं भाई, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट पढ़ा था भाई, बहुत पहले बोला था। क्या होता है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट? अगर आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो तो मैं पूछना चाहूंगा। नहीं पढ़े थे सर। बस फिर, जब हमको तक मैं वो पता है। पढ़ाऊंगा नहीं बताऊंगा नहीं। ओके सर, खुद से पढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा था पढ़ लो, और ये कब बोला था मैंने भाई? याद नहीं है सर। याद नहीं है, बहुत बढ़िया भाई। लिखा था आपने कि मैंने कुछ बोला था, इसे लिख लो और बाद में पढ़ लेना। नहीं यस सर, टॉप टू बॉटम वर्क करता है। नहीं भाई, मैंने बोला था, किस क्लास में बोला था मैंने, ग्लोबल एग्जीक्यूटिव कॉन्टेक्स्ट पढ़ लेना। कॉपी खोलो और बताओ। सर अगर हम ये जो वेरिएबल है ये, उसको अगर हम टेस्टिंग फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं तो वो लोकल वेरिएबल बन जाएगा। हाँ बिल्कुल। ओके सर, मतलब सिंटैक्स इसका ग्लोबल वेरिएबल बनाने के लिए उसको बाहर पहले डिफाइन करेंगे, देन उसके नीचे फंक्शन। उसके बाद कहीं पर भी उसको एक्सेस करना वो कर सकते हो। ओके सर।
और कोई डाउट भाई? हाँ आनंद भाई, कब बोला था मैंने? नहीं लिखे है सर। वेरी गुड भाई। इसीलिए भाई अगर मुझे रिलेशन मिला कि मैंने पिछला कुछ बता रखा है और आप नहीं बता पा रहे, तो फिर भाई तुम मुझसे भी क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हो? आज पढ़ लेंगे सर। बिल्कुल आज पढ़ोगे ना, पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी है। अब क्वेश्चन पूछो, मैं दोबारा क्वेश्चन पूछूंगा। मेरी आदत है भाई, अगर मैंने बता रखा कोई चीज, मैं पहले आपसे पूछूंगा वो, उसके बाद आपको आंसर बताऊंगा। पूछूंगा जरूर भाई। नहीं ओके। बताया होगा तो मैं बोल दूंगा ये चीज पढ़ लेना, इससे एसोसिएटेड है। मैं बाद में पढ़ाऊंगा उसे जो आपके सिलेबस में होगा। ओके, क्लियर ठीक भाई है। यहाँ तक? यस। चलो फिर डन भाई, क्लियर। तो ये आपके पास हो ग्लोबल वेरिएबल। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या आपके पास है? डिफॉल्ट वैल्यू। मैं इसको कॉपी कर लेता सबको। एक सिचुएशन है, सिचुएशन क्या है भाई उसको समझना। मेरे पास, मैंने एक फंक्शन बनाया, एडिशन बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अंदर मैंने बोला a कॉमा बी कॉमा सी, 3 पैरामीटर बनाए। ठीक है भाई, मैं यहाँ पे इन तीनों को लॉक करता हूँ, प्लस कर लेता हूँ। ठीक है भाई, क्लियर। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे एडिशन को कॉल कर रहा हूं और वैल्यू पास कर रहा हूं 10,20। ठीक है भाई, आउटपुट क्या आएगा भाई? 36 अनडिफाइंड 30C और नॉट अ नंबर और 30 आएगा। और बोला था ना मैंने, नहीं डाल रहे अपना डुप्लीकेट आईडी तो रिमूव करूँ। अनडिफाइंड आएगा सर। अनडिफाइंड आएगा भाई, इसका आंसर आएगा नॉट अ नंबर। ऐसा क्यों आ रहा है उसको समझते हैं फिर। अब मैं इनको एक एक करके लॉक करता हूं, a कॉमा बी कॉमा सी। पहले में आया 10 ए में, बी में आया 20, सी में आया अनडिफाइंड। और किसी भी चीज को आप अगर अनडिफाइंड के कैलकुलेट कर रहे हो तो क्या आएगा? नॉट अ नंबर, है ना भाई? सिंपल सी बात है। ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है। जावास्क्रिप्ट एरर से भरा पड़ा है। अगर आप कोई और, ये डायनामिक टाइप लैंग्वेज इसलिए कहते हैं इसको, रन टाइम में चेक करता है और तब एरर आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये अगर स्टैटिक टाइप लैंग्वेज होता, जहां पे आपको वेरिएबल को डिफाइन करना, डिफाइन करते समय, डिक्लेयर करते समय आपको टाइप स्पेसिफाई करना पड़ता, तो वहां पे आपको ये दिक्कत नहीं आती। तब आपको यहीं पर एरर मिल जाता कि भाई आपको यहाँ पे थर्ड वैल्यू भी डालनी है, कंपलसरी है। ओके, अब सिचुएशन ये है कि किसी ने इसमें वैल्यू पास करी ना करी, वो तो भाई अपने ऊपर डिपेंड करता है, मूड के ऊपर आपके, जब आप रन टाइम में से कॉल करो, यूज करो। तो मैं चाहूंगा कि जो वैल्यू ऑप्शनल है, जो वैल्यू ऑप्शनल है उसको मैं पहले से ही कोई वैल्यू असाइन कर दूं। अगर फ्यूचर में कोई उसके अंदर वैल्यू पास करे, मैं थर्ड वैल्यू पास करे, तो वो वैल्यू मिल जाए उसको, सी को। अगर कोई पास ना करे तो जो मैंने डिफॉल्ट वैल्यू सेट की है वो वैल्यू मिल जाए मुझे। वो मैं कैसे करूंगा? यहां यूज करूंगा इक्वल टू और 0। अगर अब यहां पे कोई वैल्यू पास नहीं करता है तो सी के अंदर क्या चला जाएगा? 0। अगर यहां पे आपने कोई वैल्यू पास कर दी, लेट्स से यहां पे 60 लिख दिया, तो सी में क्या चला जाएगा? 60। अभी वैल्यू क्या आएगी आपके पास? 10, 20 एंड 60। 90 आ गया, नॉट अ नंबर नहीं आया।
अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, तो क्या आएगा 30, और 10 20 और 0 सेट हो जाएगा। इसको कहते हैं डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, आपने अगर कोई पैरामीटर को पहले से ही कोई वैल्यू सेट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। पूछो। हाँ, नहीं लेता है। डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है भाई जावास्क्रिप्ट, नॉट अ स्टैटिक टाइप। वो भाई टाइप एनी होता है। जावास्क्रिप्ट सबसे बड़ा नुकसान यही है। भाई एक चीज ये बताओ, यहाँ पे मैंने टाइप लिखा था, तो फिर अब कैसे पता चलता है कि इसे ये नंबर टाइप का है? बताओ, कैसे इसको पता चला कि ये नंबर टाइप का है? बस, तो यहां पर आपका टाइप नहीं और यहाँ पे आपको टाइप मिल जाएगा फिर? नहीं है भाई, ये नुकसान है जावास्क्रिप्ट का। कुछ नहीं करेगा, अनडिफाइंड रिटर्न करेगा। मैं कुछ रिटर्न थोड़ा ना कर रहा हूँ यहाँ से, मैंने रिटर्न के बारे में बताया नहीं पहले तो भाई जो चीज आप पूछ रहे हो जो मैंने बताया नहीं है, मैं बताऊंगा भी नहीं। अगर आपको लगता है कुछ भी चीज एक्स्ट्रा पूछनी हो तो आप क्लास के बाद या क्लास से पहले पूछा करो। भाई फंक्शन में मैंने रिटर्न नहीं बताया क्योंकि वो टॉपिक है, तो उससे पहले मैं बताऊंगा भी नहीं। आपने वेरिएबल के बारे में पूछा, मैंने बता दिया। और बोलो। बस, क्लियर है भाई? ऑनलाइन में क्लियर? दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कंपेयर मत करना, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कल को एक काम करो, आज जावास्क्रिप्ट पढ़ो, कल को फिर जावा पढ़ना, मजा आएगा। तुम जावास्क्रिप्ट को पाइथन के साथ यूज करना चाहो, कंपेयर करना चाहो, थोड़ा बहुत कर सकते हो। तुम जावास्क्रिप्ट को पीएचपी के साथ कंपेयर करना चाहो, कर सकते हो। लेकिन जावास्क्रिप्ट को ना सी से कंपेयर करना, सी प्लस से करना, ना जावा से करना, ना डॉट नेट से करना, ना उससे क्या कहते हैं गोलैंग से करना। ठीक है भाई, क्लियर? कोई और डाउट भाई किसी को? ऑल क्लियर? चलो भाई, तो लिख लीजिएगा डिफॉल्ट वैल्यू। हम सब भी हिमांशु कुछ पूछना है भाई? हेलो, यस, बोलो भाई।
आर्यन, अगर आपके पास ड्यूकेट आईडी नहीं है तो बता दो। आर्यन भाई, मैं परमानेंटली रिमूव मार दूंगा फिर आपको। मेंशन तो किया हूँ। आर्यन शर्मा, यस सर। आपके पास ड्यूकेट आईडी नहीं है सर है, मेरे पास है ड्यूकेट तो आईडी। लगाया क्यों नहीं आपने? तब से मैं आपको यहाँ से रिमूव वेटिंग में डाल रहा हूँ, इसका मतलब समझ में नहीं आया आपको? सर पता नहीं चला था मेरे को। पता मैं भाई, क्लास एक चीज बताओ, ऑनलाइन आप हो, ऑनलाइन ही क्लास ले रहे हो मेरी ना? नहीं सर, मैं काफी दिन के बाद आया हूँ क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग देख रहा था। तो भाई आपको ये नहीं पता कि आपको ड्यूकेट आईडी मेंशन करनी कंपलसरी है? ठीक है सर, सॉरी, मैं मेंशन करता हूँ अगर अपना नेक्स्ट टाइम आईडी। से अगर आपका यहाँ पे नाम नहीं, मैं परमानेंट रिमूव मार दूंगा, फिर दोबारा इंस्टॉल करना अपना जूम को। ओके सर, करता हूँ मैं। क्लियर भाई? किसी और को एक जल्दी कोर्स कंप्लीट करवाने की बता दो भाई। जितना आपकी कमिटमेंट होती है ना, उससे 1-1.5 महीना एक्स्ट्रा मान के चला करो, हमेशा याद रखना। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ पे रिटर्निंग तक? नेक्स्ट टॉपिक आपका रिटर्निंग अ वैल्यू। अब क्या है मतलब इसका, कवर करा कर कभी हर चीज का। मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है, उस फंक्शन का मेन पर्पस क्या है? जैसे आप देख लो, पार्स इंट को देख लो, आपने इसके अंदर आर्ग्यूमेंट में आपने कोई वैल्यू डाली, न्यूमेरिक वैल्यू डाली, डेसिमल वैल्यू डाली, उसने आपको उसी जगह पे क्या वैल्यू दे दी? इंटीजर वैल्यू दे दी, राइट? तो उसने क्या किया? लॉग तो किया नहीं है ना भाई? तो उसने क्या किया? आफ्टर कैलकुलेटिंग द वैल्यू, जो फाइनल रिजल्ट था, उस वैल्यू को रिटर्न करके जिस पोजीशन पे आपने उसे कॉल किया था वहीं पे प्लेस कर दिया। उसको कहते हैं रिटर्निंग अ वैल्यू। ओके, तो मेरे पास एक फंक्शन है, इसी फंक्शन को ले लेता हूं मैं, इसको मैंने कॉपी किया और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और अब मैं यहाँ पे 2 वैल्यूज रख रहा हूं, मेरे को ज्यादा जरूरत नहीं है इसकी, और मैंने यहाँ पे इसको ये काम किया, ठीक है, सेव कर दिया। अब आप आउटपुट देखोगे तो क्या आ रहा? 30 आ रहा, परफेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट मुझे आउटपुट यहाँ पे नहीं, इसमें वैल्यू स्टोर करनी थी। एक और तरीका क्या है? मैंने यहाँ पे लिखा लेट सम इक्वल टू में 0, ठीक है, और फ्यूचर में यहाँ पे क्या करा? यहाँ पे लिखा मैंने आपके पास सम इक्वल टू में, कर सकता हूं ना, ग्लोबल वेरिएबल को तो यूज कर सकता हूं, वो वैल्यू तो चेंज हो सकती है उसकी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे किया लॉग, और यहाँ लिखा मैंने सम, क्या आ गया? 30। अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि मान लो आपको दोबारा आपने यहाँ पे कॉपी इसको किया और पेस्ट किया, और यहाँ पे आपने वैल्यू दे दी 20 + 20 कितना हो गया? 40। सम के अंदर वैल्यू क्या आ रही है? इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या होगा? जब कभी भी आपके पास एडिशन फंक्शन कॉल होगा और आप इसके अंदर वैल्यू पास करोगे, तो सिचुएशन ये रहेगा, हमेशा प्रीवियस वैल्यू को ओवरराइट करके नई वैल्यू आपको दे देगा। सिंपल है।
बट मुझे इसकी भी तो वैल्यू रखनी थी स्टोर करके। इसको जब कॉल किया था 30 जो वैल्यू है तो उसको स्टोर करके रखना था, और इसको ही मुझे स्टोर करके किसी और वेरिएबल में स्टोर करना था। ये तो पॉसिबल नहीं है ना यहाँ पे। अब कुछ लोग बोलेंगे सर एक काम करते हैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लेते हैं, बट कितने वेरिएबल बनाओगे, कितना चेक कराओगे, है ना भाई। तो इससे इसका सॉल्यूशन क्या है, रिटर्निंग अ वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन। मतलब आफ्टर कैलकुलेशन अगर आपको लगता है कि इसका काम खत्म हो चुका है, जो भी कैलकुलेटेबल वैल्यू है उसके साथ में फर्दर कुछ और काम कर सकूं, तो मैं यहां पे क्या करता हूं, जिस पोजीशन पे आप यहां पे लिखोगे रिटर्न, मैंने यहां लिख दिया रिटर्न, तो अब क्या होगा, जो फाइनल रिजल्ट होगा आफ्टर कैलकुलेटिंग, जहां पर भी ये कॉल होगा उसकी जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी जो आपने वहां पे कैलकुलेट हुई थी, लेट्स से 30। जहां मैंने कॉल किया था, कॉल यहां किया था ना, ठीक है। जैसे पूरा फंक्शन चलेगा, कॉल होगा, वैल्यू पूरी आ गई, आउटपुट आ गया, a प्लस बी की वैल्यू आई, कितनी आई 30। तो इसने क्या किया, जहां पर भी ये कॉल हुआ था उस जगह पे क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया 30, ठीक है। अब वैल्यू मुझे मिल चुकी है, अब मैं इसको किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूं। वो कैसे करूंगा, मैं यहां लिखूंगा आपके पास लेट sum1, सेम केस इसके लिए भी हो जाएगा, लेट sum2, और यहां पे लिख दो sum1 कॉमा sum2। इसके अकॉर्डिंग देखना, दोनों का आउटपुट आपको अलग अलग मिलेगा। इससे फायदा क्या हुआ, आपने ये फंक्शन बनाया था, इसका मेन पर्पस क्या था, एडिशन का। एडिशन का उसने करा, फिर जब पूरा प्रॉपर एडिशन हो चुका है तो जहां कहीं पर भी ये फंक्शन कॉल हुआ है वहां जाके उस रिटर्न जो वैल्यू कैलकुलेट थी उसको वहां पे रख दिया। मतलब इसकी जगह पे रख दिया 30, इसकी जगह क्या रख दिया। अब आप यहाँ पे इसको किसी भी वेरिएबल में स्टोर करो और फ्यूचर के लिए जो भी इस पे काम करना वो कर सकते हो। अब क्वेश्चन राइज होता है कि भाई इसी फंक्शन में कर लेते सारे काम, तो मैंने आपको क्या बताया था, जितने भी फंक्शन बनाओ हर एक फंक्शन का यूनिक टास्क होना चाहिए। यूनिक टास्क होगा तो फ्यूचर में उसको रीयूज कर सकते हो, बट अगर वो सेम ही टास्क सब जगह परफॉर्म कर रहा है तो उस फंक्शन को आप रीयूज कभी भी नहीं कर सकते, ठीक है भाई। फंक्शन का मेन पर्पस होता है रीयूजेबिलिटी, कोड रीयूजेबिलिटी। अगर आप फंक्शन बना रहे हो तो उसका मतलब क्या है कि जो उसके अंदर का कोड होगा उसको मैं बार बार अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकूं, क्लियर। इसीलिए मैं यहाँ पे फंक्शन को यूज कर रहा हूं। और अगर आप रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हो तो जो भी रिटर्न के बाद आपने जो भी वैल्यू लिखी होगी यहाँ पे, जो कैलकुलेटेबल वैल्यू होगी वो पहले कैलकुलेट होगी, और जो फाइनल रिजल्ट होगा जहां कहीं पर भी फंक्शन को कॉल करोगे उस प्लेस पे वो वैल्यू रख दी जाएगी, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है, पहले राइट हैंड साइड वाला क्या होता है, कैलकुलेट होता है। आफ्टर कैलकुलेशन जो लास्ट का आउटपुट आएगा, आउटपुट इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा 30, तो sum1 में क्या चला जाएगा 30, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, वैल्यू क्या आएगा 40, और यहां चला जाएगा 40, ठीक है भाई। क्लियर है, ऑनलाइन में क्लियर है, किसी कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन, किसी कुछ पूछना है। एक और चीज, अगर आपके पास मान लो आपने क्या किया, कोई भी एक फंक्शन बनाया, उसमें आपने n नंबर ऑफ स्टेटमेंट लिखे, ठीक है भाई। कहीं पर भी अगर आपने रिटर्न लिख दिया, समझ लेना उसके नीचे वाला कभी भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। मैं यहां पे लिखता हूं आपके पास लेट सी इक्वल टू में 10, उसके बाद लेट डी इक्वल टू में 20, ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, इवन तो यहां पे एरर जनरेट कर दो। है तो ये एरर ही ना, यहाँ पे लेट की जगह ऐसे लिख लेता हूं, ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, नीचे वाला कोड कभी भी आपका प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं होगा। रिटर्न के नीचे वाला
कंडीशन के बेस पे काम कर रहे हो तो बात अलग है। जो भी रिटर्न, मान लो आपने यहाँ पे मल्टीपल रिटर्न लगा रखे हैं और कंडीशन लगा रखे हैं, तो जो भी रिटर्न चला उसके नीचे कोड कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्लियर? कोई डाउट भाई? तो ये पॉइंट लिख के चलिएगा। अगर आपने फंक्शन के अंदर कहीं पर भी रिटर्न लिखा और वो एग्जीक्यूट हुआ, तो उसके नीचे का जो भी आपका स्टेटमेंट होगा वो कभी वर्क नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। ये लिख के चलिएगा। क्लियर? कोई डाउट भाई? और एक और चीज और लिखिएगा, जब कभी भी कहीं पर भी आप फंक्शन कॉल कर रहे हो, जिस भी जगह पे आप फंक्शन कॉल कर रहे हो, और अगर वो कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो जिस लाइन पे वो फंक्शन कॉल किया था वहीं पर वो रिटर्न वैल्यू आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपने कॉल यहां किया था तो वैल्यू आपको यहां मिलेगी, नहीं, वैल्यू भी इसी लाइन पे आपको मिलेगी। ओके, ये 2 पॉइंट्स हमेशा लिखिएगा। लिख सकते हो इसको। सेकंड वाला पॉइंट फिर से बोलो। आपने जहां कहीं पर भी फंक्शन को कॉल किया, जहां कहीं पर जिस लाइन पे आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो ना, तो जो रिटर्न वैल्यू आएगी वो उसी लाइन पे आएगी, सेम लाइन पे आपको रिटर्न वैल्यू मिलेगी। सबसे ज्यादा आपको फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई वहां पे हमेशा लॉग थोड़ा ना करोगे। अगर मान लो आपने क्या किया, कैलकुलेटर बना रहे हो, ठीक है, तो आपका मेन पर्पस क्या था, सम हो जाए। उसके बाद जो वैल्यू आ रही है मैं उसमें फर्दर कुछ ऑपरेशन चलाना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं वहां पे हमेशा लॉग थोड़ा ना करूंगा। इससे क्या फायदा होगा रिटर्न से, ये समझो। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी काम कर रहा हूं तो इसके अंदर ही उस टास्क को परफॉर्म कर सकता हूं, उस वेरिएबल को यूज कर सकता हूं। मैं इसके आउटसाइड दी, अगर आपके पास आफ्टर कैलकुलेटिंग दी वैल्यू, अगर मुझे उस डेटा को आउटसाइड दी फंक्शन भेजना है तो मैं रिटर्न स्टेटमेंट लगा लूंगा। अब मुझे बाहर बाहर मिल जाएगा, अब मुझे जैसे उसको परफॉर्म करना परफॉर्म कर सकते हो। नहीं तो क्या होगा, वो डेटा आपको उसी ब्लॉक के अंदर यूज करना पड़ेगा, है ना भाई? तो उससे डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी ना, ये एक इशू आ जाएगा। क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर भाई? रिटर्न का मेन फायदा ये होता है, डेटा आप इनसाइड दी फंक्शन टू आउटसाइड दी फंक्शन आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर? कोई डाउट भाई? जाओ, आपका टाइम हो गया। और कौन है डॉट नेट का इसमें? एक ही है? डन? लिख लिया? ये है आपका रिटर्निंग अ वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन। ठीक है, अगर आप फंक्शन के अंदर स्विच केस यूज कर रहे हो, ठीक है, तो स्विच केस में जो ब्रेक है ना, उसकी जगह रिटर्न यूज कर सकते हो। ठीक है भाई, वही काम करेगा जो स्विच केस में आपका ब्रेक काम कर रहा था, वो सेम काम कर देगा आपका जो रिटर्न यूज करोगे, लेकिन उसे फंक्शन के अंदर यूज करना। जो रिटर्न आपके पास कीवर्ड मिलता है, जो रिजर्व कीवर्ड है, उसको जनरली हम फंक्शन के अंदर यूज करते हैं। ठीक है भाई, डायरेक्टली हम कहीं से एक्सेस नहीं कर सकते, उसको फंक्शन के अंदर ही यूज किया जाता है। ओके, एक बार फंक्शन में आपने रिटर्न लगा दिया, उसके बाद उसका नीचे का कोड कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, जस्ट लाइक ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, लूप में आपने क्या किया, कहीं पर भी ब्रेक एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद
आगे कोई भी आइटरेशन परफॉर्म नहीं हो। क्लियर? डन भाई? चलो जी, ऑनलाइन में सबने लिख लिया ना? यस सर। यस सर। कोई डाउट किसी को? बाकी सबको आवाज क्लियर आ रही है भाई? बाकी सबको? गौरव, फिर आपके नेट में इशू आ रहा सर होगा। क्लियर। गौरव, आपके नेट में इशू आ रहा होगा फिर भाई। क्लियर आ रही है सर। ओके, फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है फंक्शन एक्सप्रेशन। देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, फंक्शन को फंक्शन कीवर्ड की मदद से बेसिकली क्या कर रहे थे, क्रिएट कर रहे थे, और फंक्शन कीवर्ड के बाद हम नेम लिख रहे थे, फंक्शन का नाम लिख रहे थे। इसी फंक्शन को लेते हैं, इसको मैंने कॉपी किया एंड पेस्टेड, और यहां पे मैं लॉक कर लेता हूं। रिटर्न क्या ही करें बार बार, क्योंकि जरूरत है नहीं मुझे उसकी। और मैंने यहाँ पे आपके पास एडिशन को कॉल किया और वैल्यू डाल दी 10,20। ठीक है, अब क्या होगा, वैल्यू आपकी प्रिंट हो रही है। अब अगर इसको देखो, यहाँ पे आप दो चीज सीखोगे। ये फंक्शन है जिसकी मदद से आपने फंक्शन को डिक्लेयर करने में मदद कर रहे हो कि हाँ भाई जो आप बनाओगे फंक्शन बनाओगे। ये फंक्शन का नाम है, ये उसके पैरेंथेसिस है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फॉर किसके लिए, पैरामीटर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और नॉर्मली फंक्शन को क्रिएट करने में, डिक्लेयर करने में इंपॉर्टेंट है। ये नहीं करोगे तो समझ नहीं आएगा क्या बना रहा हो, राइट। उसके बाद ये आपका डेफिनेशन हो गया। ठीक है, मैं इसके नेम को हटा देता हूं। अगर आपको इस तरीके का सिंटैक्स मिले, इसको कहते हैं एनोनिमस फंक्शन। इसे क्या कहते हैं, एनोनिमस फंक्शन। ठीक है भाई, क्लियर? एनोनिमस फंक्शन में बाकी सारे काम सेम है, बट आप इसको, पहली बात, इसको आप ओनली वन टाइम यूज करने के लिए यूज कर सकते हो, वन टाइम यूज करने के लिए, पहला केस। दूसरा केस, इसका कोई नाम नहीं होता तो बाद में मल्टीपल टाइम इसे यूज नहीं कर सकते। ठीक है भाई, आप इस तरीके से डायरेक्टली इसको यूज नहीं कर सकते। इसको कैसे यूज करेंगे वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है भाई, एनोनिमस फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसका कोई नाम नहीं होता, उसका कोई वजूद नहीं होता, क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन मिलेगी उसको किसी ना किसी वेरिएबल से तो होल्ड करना पड़ेगा। मेमोरी एलोकेट जहां होगी उसको पॉइंट करने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ तो नाम देना पड़ेगा, कंपलसरी है। जैसे कोई वेरिएबल आप बनाते इक्वल टू में 10 लिखा, 10 आपकी कहां पे असाइन होगी, मेमोरी में जाके स्टोर होगी, और मेमोरी में उसका एड्रेस होगा। उस एड्रेस को कौन पॉइंट करेगा, जो आपका वेरिएबल होगा, राइट भाई। लेकिन भाई इसका कोई नाम नहीं है तो इसको आप एक्सेस कर नहीं पाओगे, है ना भाई, सिंपल सी बात है। तो इस केस में हम क्या करें, इसकी जो भी आपकी डेफिनेशन, जो भी आपका ये मेमोरी एलोकेट करेगा, उसकी मुझे एड्रेस चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, एक बनाता हूं वेरिएबल, और यहां लिख दिया मैंने एडिशन, एरर गॉन, जो वहां पे आपको एरर मिल रहा था। और इस तरीके के सिंटेक्स को हम कहते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। ये सारे काम वही करेगा जो नॉर्मल फंक्शन करता है, बस एक चीज को छोड़ के। एक टॉपिक आता है होइस्टिंग, इसको मैं बाद में बताता हूं, अभी नहीं, उसको ये फॉलो नहीं करता। तो इसमें वेरिएबल नेम बना, एडिशन वेरिएबल नेम हो गया। हाँ, ये आपका एडिशन नेम हो गया। इसकी जो मेमोरी होगी, जो एड्रेस होगा, वो अब ये पॉइंट करेगा। जितना मन करे जितना चाहो कॉल करो, आउटपुट आपको सेम ही मिलेगा जो चाहिए आपको, जो नॉर्मल फंक्शन करता है। ये आपका एक नॉर्मल फंक्शन ही बन जाएगा। बट अब आपने क्या किया, फंक्शन की जो डेफिनेशन, डिक्लेरेशन है, उसको होल्ड किससे करवा रहे हो, एक वेरिएबल से। इसीलिए इसको कहते हैं आपका फंक्शन एक्सप्रेशन। क्लियर भाई? इस पार्ट को कहते हैं एनोनिमस फंक्शन, ये याद रखना। ये जो पार्ट होगा इसको एनोनिमस फंक्शन बोला जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
एनोनिमस फंक्शन का मतलब होता है उसका कोई नाम ना होना। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी फंक्शन मिल रहा है और उसका कोई नाम नहीं है तो उसे हम एनोनिमस फंक्शन कहते हैं। और एक इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है, एनोनिमस फंक्शन क्या होता है। क्लियर? कोई डाउट भाई? ऑनलाइन में क्लियर? इसको लिख लीजिएगा। एनोनिमस फंक्शन को आप कभी भी डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, इसको कहां पे यूज करोगे वो अभी बताऊंगा आगे, इसको लिख लीजिएगा। सर एक क्वेश्चन है, जैसे अभी हम एनोनिमस फंक्शन को अगर हम किसी भी वेरिएबल में स्टोर कराते हैं, तो हाँ जो वेरिएबल का नाम है एज अ फंक्शन नेम वो मतलब वो करेगा, तो ऐसा फंक्शन नेम हम कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल। कोई और डाउट? तो सर क्लियर। आगे बढ़े भाई, क्लियर है? इसके बाद मैं कॉल बैक फंक्शन को बाद में पढ़ाऊंगा, पहले एरो फंक्शन। ठीक है, पहले एरो फंक्शन को देखते हैं। एरो फंक्शन को हम बेसिकली फ्लैट एरो फंक्शन भी बोलते हैं, और ये ES6 में आया था, ये ES5 में आपको नहीं मिलेगा। ES5 तक नॉर्मल फंक्शन था। ठीक है भाई, तो फ्लैट एरो फंक्शन ये ES6 का पार्ट है। तो अगर आपको इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछता है, टेल मी दी फीचर्स, सम फीचर्स, या जो बोलना है ES6 के जो फीचर्स हैं जो आए थे ES6 में, वो कौन कौन से थे, उसमें एक ये भी बोल सकते हो एरो फंक्शन। ठीक है भाई, क्लियर? अब हम बात करते हैं फ्लैट एरो फंक्शन जो होता है दिखता कैसे, होता कैसे, सिंटैक्स क्या है। तो इसका सिंटैक्स होता है कुछ इस तरीके से, पहले आपका पैरेंथेसिस, फिर आपका फ्लैट एरो फंक्शन, या फ्लैट एरो आपका की वो कहते हैं आपका सिंबल, इक्वल टू और ग्रेटर देन सिंबल, जो एरो बन जाता है वो वाला पार्ट, दोनों एक साथ होने चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए, दोनों एक साथ, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। ठीक है भाई, बस यही है। और इस फंक्शन का कोई नाम नहीं है तो इसको भी बोल सकता हूं एनोनिमस फंक्शन। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसको वेरिएबल में स्टोर करेंगे, जो हमने ऊपर किया था, लिखा मैंने लेट वेरिएबल नेम। ठीक है भाई, तो ये इसका एक्चुअल में सिंटैक्स है। ठीक है भाई, क्लियर? जो आपका यहाँ पे पैरेंथेसिस होते थे उसमें ही पैरेंथेसिस है, इसकी मदद से आप यहाँ पे पैरामीटर डिफाइन कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो, सॉरी, है ना। आप यहाँ पे नॉर्मल जो भी काम करते हो फंक्शन की मदद से वो सारे काम कर सकते हो, बट कुछ चेंजेस हैं वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, अभी एक दो पॉइंट आपको बता दूंगा, बाकी बाद में भी देखेंगे। जो फंक्शन का जो डेफिनेशन लिखते थे हम, वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते थे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो जितने स्टेटमेंट लिखने हो सारे स्टेटमेंट लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर यहां तक? अब यहाँ पे सबसे पहले मैं एडिशन वाला जो फंक्शन था ना वो करके दिखाता हूं। मैं लिखा लेट एडिशन इक्वल टू में पैरेंथेसिस और यहाँ A कॉमा B, और उसके बाद यहाँ पे लॉक कर लूंगा, रिटर्न भी लिख सकता हूं। ठीक है, A प्लस B, और यहाँ पे एडिशन को कॉल किया 10,20, सेव किया, आउटपुट में क्या आ गया 31। क्लियर? सेम है, वैसा ही है, बस थोड़े बहुत चेंजेस है वो अभी बताता हूं, एक दो बताऊंगा बाकी आगे। क्लियर भाई, यहां तक कोई डाउट? तो ये इसका सिंटैक्स हो गया, और ये उसका एक छोटा सा एग्जांपल हो गया। ठीक है,
अब इसके 2 पॉइंट्स अभी बताऊंगा, बाकी आगे पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है आपके पास है, अगर आपके पास, अगर डेफिनेशन के अंदर अगर आपके पास एक ही स्टेटमेंट है, ये एक ही स्टेटमेंट है ना भाई इसके अंदर, तो कर्ली ब्रेसेस रिमूव कर दो। बाय डिफॉल्ट अगर आप फंक्शन बनाते हो नॉर्मल फंक्शन, तो कर्ली ब्रेसेस देना इंपॉर्टेंट होता है ना भाई, नहीं तो भाई एरर आएगा। लेकिन यहां पे अगर आप ब्रैकेट्स, और मैं यहां पे क्या लिखता हूं, लेट्स से इसको पार्ट, मैं इसको हटा देता हूं तो भी मुझे कोई एरर नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, ये इसका फायदा है। पहला फायदा कि अगर आपके पास यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट है, किसके अंदर, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, तो आप इसको रिमूव कर दीजिए, आपका सेम पीस ऑफ कोड चल जाएगा। पहला फायदा। दूसरा फायदा इसमें क्या है, कर्ली ब्रैकेट्स में ही है, बस यहाँ फर्क क्या है, इसको मैं क्लोज कर देता हूं और इसको मैंने पेस्ट किया। अगर आप इसको देखो, मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लिखा और इसको मैं कट कर लिया, और यहां लिखता था मैं रिटर्न a प्लस बी। ठंड लग रही है? यहां पे क्या होगा, जहां पर मैंने इसे कॉल किया है इसकी वैल्यू वहां जाएगी, है ना भाई। उसको मैं किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूं। लेट आपके पास सम इक्वल टू में, और मैंने इसको लॉक किया सम को, आउटपुट में कितना आ रहा, 30 आ रहा है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगर आपके पास एक ही स्टेटमेंट है और वो भी वैल्यू रिटर्न कर रहे हो, तो कर्ली ब्रेसेस हटा दो, रिटर्न स्टेटमेंट हटा दो। आफ्टर कैलकुलेशन ये वैल्यू रिटर्न कर देगा, आफ्टर कैलकुलेशन ये वैल्यू क्या करेगा, रिटर्न कर देगा, आउटपुट आपको 30 मिल जाएगा। ठीक है भाई, इसका ये फायदा है। ठीक है, और ये ओनली सिंगल स्टेटमेंट के लिए वर्क करेगा कर्ली ब्रेसेस के अंदर, जस्ट लाइक आपका इफ ब्लॉक था, है ना, एल्स ब्लॉक था, वही वाला पार्ट। क्लियर? लिख लीजिएगा इसको पहला, सबसे पहले इसको लिखिएगा, कहाँ गया हमारा एडिशन, हाँ ये वाला। है ना फंक्शन, वो कहाँ फ्लैट वाला फंक्शन का काट दिया गया ना। ऊपर वाला आपका सिंटैक्स है, इसको हटा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये आपका कर्ली ब्रेसेस वाला। तो पहला फायदा समझ में आया? ठीक है, कर्ली ब्रेसेस रिमूव कर दीजिए, सिंगल स्टेटमेंट है तो।
और रिटर्न लगाने की भी जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली रिटर्न भी कर देता है। ठीक है, क्लियर? कॉल बैक फंक्शन पढ़ के आए हो ना थोड़ा बहुत? नहीं पढ़ा? मिलने मिलने गया था किससे? दोस्त यार से घूम रहा था, फिर रहा था, चिल कर रहा था, घर में टाइम नहीं मिला हो? है? टाइम नहीं मिला? ऐसा क्या कर रहा था जो टाइम नहीं मिला? दोबारा क्लास लेते आपकी। दोबारा क्लास? मेरी कितनी क्लास ले रहा भाई? क्या फायदा उस वीडियो को देखने का जब तू यहाँ नहीं पढ़ पा रहा? तो भाई वीडियो क्यों देख रहा दोबारा? ओहो, तो यहाँ पे छूट जाता सब कुछ? ओहो, भटक जाता है मन, है? सही है भाई। आवाज क्लियर नहीं आ रही मेरी? भाई नेट की स्पीड तो तगड़ी है मेरी। डन भाई, लिख लिया? ऑनलाइन में आवाज क्लियर है मेरी सबको? यस सर। भाई इस कुछ लोगों को क्यों आ रही है? नेट का इशू होगा भाई। किससे ले रहा है भाई क्लास? सर नेट इशू होगा सर। आनंद भाई, क्लास किससे ले रहे हो भाई? मोबाइल नेटवर्क से या वाईफाई से? इसका जो दूसरा पॉइंट है जो अभी मैं बताना चाहूंगा वो है आपके पास पैरेंथेसिस वाला। ठीक है, उसको देखते हैं। इसको मैंने क्लोज किया। स्पेलिंग देख लेना भाई, गलत हो तो सॉरी फॉर दैट। लेट मैंने यहाँ पे एक बनाया स्क्वायर ऑफ नंबर। और यहाँ पे मैंने लिखा a, एक वेरिएबल बना लिया, इसको एरो फंक्शन, और a मल्टीप्लाई बाय a। ये तो समझ में आ गया कि अब क्या होगा, कैलकुलेट करेगा और रिटर्न कर देगा। सिंपल है ना? अब मैं यहाँ पे करता हूँ लॉग, सॉरी आप क्या स्लेट, या फिर लॉग कर लेते हैं डायरेक्टली। स्क्वायर ऑफ नंबर और वैल्यू दे दिया मैंने 10। आउटपुट कितना आना चाहिए? 100 है ना भाई? परफेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपके पास ओनली एक ही पैरामीटर है, ओनली एक ही पैरामीटर है, तो आप पैरेंथेसिस को हटा दीजिए, सेम आउटपुट। इसका दूसरा फायदा, ऐसा लगेगा वेरिएबल बना रहे हो। ठीक है, तो ये आपका दूसरा फायदा है। आप यहाँ पे पैरेंथेसिस को हटा सकते हो अगर आपके पास ओनली वन पैरामीटर है। तो मल्टीपल है तो कर्ली ब्रेस वो पैरेंथेसिस लगाना कंपलसरी है। क्लियर? लिख लीजिएगा इसको। डन भाई? क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर भाई? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर भाई? यस सर, यस सर। चलो फिर अब नेक्स्ट टॉपिक आपका था कॉल बैक फंक्शन। बताओ क्या क्या पढ़ के आए हो? कॉल बैक फंक्शन पढ़ा था? बताओ फिर क्या होता है कॉल बैक फंक्शन? सर जो एक फंक्शन दूसरे फंक्शन में एज अ पैरामीटर पास होता है। ओके, आपने क्या पढ़ा?
सेम क्या होता है? सेम कुछ नहीं होता। उसने खाना खा लिया तो मत खाओ खाना। क्या डालते हैं? फंक्शन। आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या होता है? कहाँ पे पास करेंगे उसको? ओके। फंक्शन पढ़ा था, कॉल बैक फंक्शन नहीं पढ़ा था? पीछे वाला भैया, कॉल बैक फंक्शन क्या होता है? एज अ आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या होता है? नहीं पता, भूल गया। पीछे वाले भैया, कैसे? एग्जाम्पल। बगल वाले भैया, फंक्शन के बाद अगर हमें फंक्शन चलाना है मतलब ये चेक करना है कि वो फंक्शन हमारा चला है कि नहीं चला है, इसके लिए हम कॉन्ग्रेस यूज करेंगे। तुम कुछ नया अनोखा लाए हो भाई, इन्होंने तो पढ़ा ही नहीं। पीछे नहीं भाई, आपसे पहले जो है सिंगल डेस्क के लिए बैठे हो आप। हाँ बताओ। हाँ हाँ, व्हाट इज मीन बाय कॉल बाय वैल्यू? ओके। फिर एक कॉल बाय रेफरेंस भी होता है, उसका मतलब? गलत। बगल वाले भैया, फंक्शन को कॉलिंग करते समय आर्गुमेंट में फिर से फिक्स से कॉल करें, और वो कैसे करेंगे? क्या दोगे आर्ग्यूमेंट? फंक्शन का नाम। ओके। नहीं पढ़ा। उससे आगे भाई, लास्ट में कौन है? आपसे बोल रहा हूँ भाई मैं। मतलब? हाँ, दूसरे के फंक्शनों से कॉल करते हैं अंदर, अंदर से कॉल कर रहे हैं। चलो भाई, तुम्हारी बात मानते हैं। मैंने एक फंक्शन लिया टेस्टिंग, ठीक है, इसको मैंने लॉक किया टेस्टिंग। मैंने एक और फंक्शन बनाया टेस्ट टी नाम से, और मैं यहाँ पे टेस्टिंग को कॉल कर रहा हूँ, और टी को मैंने यहाँ कॉल कर दिया। आउटपुट में आपका आ रहा है टेस्टिंग, परफेक्ट है। तो ये क्या कॉल बैक फंक्शन होगा? उसके अंदर से इधर टेस्टिंग को सेकंड फंक्शन के अंदर ही ऊपर वाला फंक्शन भी दे दो सर, इसी के अंदर ठीक है अंदर सर टेस्टिंग वाला यहाँ डालूं? नहीं सर ये टेस्टिंग ध्यान आपने हाँ, तुमने पढ़ा नहीं भाई। बगल वाले भैया का है? पीछे वाले से पूछ रहा हूँ, तेरे से बातें पूछूंगा। क्यों भाई? बताओ भाई, रीजन बताओ क्यों, क्यों नहीं पढ़ा? ऐसा क्यों भाई? बताओ। चिंता ना करो, तुम मेरी भी डालोगे फिर वहां पे प्लेसमेंट नहीं हो पा रही। और बोलो, कोर्स क्या है तुम्हारा? नोड जेएस। तो फिर तुमने पढ़ लिया फिर नोड जेएस से। और बोलो। चलो मैं समझता हूँ तुम्हारा बैकएंड में जावा पाइथन होगा, तो तुम पाइथन में सही होंगे फिर, उसके भी आपको तुम्हें जॉब मिल जाएगी। तुम्हारा तो पूरा इसका नोड का ही है, जीएस का ही है, और तुम जीएस ही नहीं पढ़ रहे। हाँ भाई, अब बता। नहीं पढ़ा? कहा है? क्यों? दोबारा बोल।
तेज बोल। पुराना वाला पढ़ रहे थे, क्या पढ़ा पुराने में ये बताओ, तो मैं वही पूछ लेता हूँ। 4 पैटर्न बनाना सीखा था, कितने पैटर्न बना लिए? 8 ही बनाए। और कितने दिन हो गए? अभी तो तुम 8 ही पे पहुंचे हो। तुम्हारे पास अभी एक टेक्नोलॉजी है, और वो भी तुम प्रीवियस पढ़ रहे हो, करंट का पढ़ ही नहीं रहे हो। और जो मैं तुम्हें टास्क दे रहा हूँ कर ही नहीं रहे। तुम्हें लगता है तुम्हारा कोर्स टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा? बताओ भाई, तुम्हें लगता है तुम्हारा कोर्स टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा? अपने अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग नहीं भाई, अपने अकॉर्डिंग पूछो। मेरे अकॉर्डिंग तो भाई मैं तो अपने जितना टाइम होता है उतना लेके चलता हूँ, लेकिन तुम अपने अकॉर्डिंग बताओ, अपने अकॉर्डिंग कि कितना टाइम लगेगा तुम्हें, पूरे दिन में करता क्या है? हाँ, पबजी वबजी, और आजकल वर्ल्ड कप चल रहा था, ड्रीम 11। तो तेरे पे है क्या? जब तेरे पे ये सारी चीजें नहीं है, दोस्त दोस्त वो भी नहीं है, दोस्ती नहीं वो भी नहीं है, तो फिर है क्या भाई? पढ़ाई के अलावा, पढ़ाई के अलावा बचा क्या फिर? तो फिर काहे नहीं पढ़ रहा भाई? अभी तो नहीं पढ़ रहा जीएस, जीएस खत्म हो जाएगा तब तो टीएस पढ़ेगा, वो भी नहीं पढ़ पाएगा। फिर तो रिएक्ट नहीं पढ़ पाएगा, रिएक्ट नहीं पढ़ पाएगा, नोड नहीं पढ़ पाएगा। तेरा 1 साल का कोटा खत्म है भाई, फिर दोबारा फीस मांगेंगे ये। भाई ड्यूकेट की पॉलिसी, 1 साल के बाद दोबारा बैठोगे तो फीस मांग लेते हैं। तब क्या करोगे? तब मम्मी को ये बोलोगे कि पैसे देना जरा दोबारा पढ़ने हैं? पापा को तो बोलोगे नहीं, तो मम्मी को ही बोलोगे। पापा तो लताड़ देते हैं। बगल वाले भैया, सर ये इसमें पैरामीटर में जो फंक्शन का जो नेम दे रखा है उसके थ्रू मतलब जो कॉल वाला दे रखा है उसके थ्रू हम उसे वो कर सकते हैं इसका बात नहीं होगा। कैसे बताओ? और जैसे टेस्टिंग आपने लिख रखा है, हाँ ठीक है, जैसे आप इसके ये जो सेकंड वाला दे रखा है फंक्शन की दे रखा है, हाँ उसमें से आपने कॉल कर दिया, ठीक है। अब जैसे लास्ट वाला दे रखा है ना, हाँ, उसके अंदर कोई वैल्यू पुट करके बस दे सकते हैं प्रिंट करने के लिए, उसकी वैल्यू अगर दे रखी है। मैंने 10 लिखा, या ए लिखा, और मैं यहाँ लॉक कर दूं? नहीं सर, ऐसे नहीं करना चाहिए। कैसे? आओ कोड करके देखो। अब मैंने कैमरा लेके अब चालू करेगा? नहीं सर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। उससे पहले तो कोड कर रहा था अभी, बंद कर दिया था ना। फिर बंद कर दिया। वाह भाई, बहाने तगड़े मारो तुम, बढ़िया है। नहीं भाई, इसको तो तुम ये बोल रहे हो, हायर ऑर्डर फंक्शन के बारे में बता रहे हो जो तुम्हारा पहले से प्री डिफाइंड होता है। होता मतलब यही है, लेकिन ये लेट में होता है, वर्क करता है। आगे भाई, बगल वाले भैया, नहीं नहीं उससे पीछे वाले भैया। सर सेट टाइम आउट इसी में नहीं होता है। सेट टाइम आउट तो अभी बहुत दूर है भाई। अच्छा, आपका? पेरेंट फंक्शन के पैरामीटर को क्लास फंक्शन के कॉल करता है। कैसे? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ कैसे। जैसे फंक्शन है, कौन सा फंक्शन? जो टी फंक्शन है सर, हाँ। इसके जो पैरामीटर है हाँ, उसमें कॉल बैक करेंगे। क्या लिखूं? पेरेंट क्या लिखूं? कॉल बैक, कॉल बैक, ठीक है। फिर इसमें नीचे ठीक है, इसके बाद नीचे कॉल बैक का फंक्शन बनाएंगे। यहाँ कॉल बैक का फंक्शन बना दो, ठीक। ये भी लिखेंगे, इसके नीचे कॉल बैक का। इसके नीचे कॉल बैक का फंक्शन, ठीक है भाई, कॉल बैक लिख दूं? उसके बाद फंक्शन कॉल कर दूं? ओके, और कुछ? बगल वाले भैया, दूसरे फंक्शन में, और वो रन होगा जब पहला फंक्शन रन हो जाएगा, मतलब कॉल करेगा वो जो आदमी है। ओके, कैसे? सर जो टी है ना नीचे जो इसमें की फर्स्ट जो पैरेंट फंक्शन है उसका
यहाँ पे क्यों कंफ्यूज है? हाँ भाई सेट टाइम आउट के कितने वो होते हैं भाई? तो तुम्हें तो फर्स्ट फंक्शन, थर्ड फंक्शन, फोर्थ फंक्शन। ओके भाई ये होता है कॉल बैक फंक्शन। सर एक फंक्शन बनाया हमने, चलो और दूसरा फंक्शन बनाया, पहले फंक्शन को दूसरे फंक्शन में एज अ पैरामीटर जो हम पास करवा के कॉल करते हैं, कॉल सर कॉल बैक फंक्शन यूज करते हैं। कॉल को देखिए कोई फंक्शन हमने उसे पैरामीटर कॉल कर देते हैं, उसके रेफरेंस को हम जैसे कॉल बैक फंक्शन को हम रेफरेंस कर लेते हैं, कॉल कर देते हैं, तो उसको फर्स्ट पैरामीटर को सेकंड पैरामीटर में बेहतरीन। चलो भाई देखते हैं। मान लो आपके पास कोई फंक्शन है, लेट्स से मैंने यहाँ लिखा एडिशन a, b, ठीक है भाई, क्लियर। अब मुझे यहाँ पे मैंने लॉग किया a प्लस b, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया टेस्टिंग नाम से, और यहाँ पे मैंने लॉग कर दिया कुछ भी टेस्टिंग ले लो, और यहाँ पे मैं टेस्टिंग को कॉल कर रहा हूं। क्या आ गया? टेस्टिंग कॉल हो गया। मैं क्या कर रहा हूं, इस एडिशन का जो आपके पास मेन है जो फंक्शन है, इसके पूरे रेफरेंस को इस आर्गुमेंट में पास कर देता हूं, ठीक है। अब यहां से इसको मैं एक पैरामीटर बनाता हूं, लेट्स से p नाम से पैरामीटर, ओके। अब मैं इसको लॉक करता हूं और p को देखते हैं क्या आ रहा है, हुआ क्या होगा। आपने क्या किया, आपने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, नॉर्मल एक फंक्शन बनाया, और आपने एक टेस्टिंग फंक्शन बनाया। टेस्टिंग को जब आप कॉल किया आपने, तो जो आपका फंक्शन एडिशन था उसका जो रेफरेंस था, जो वेरिएबल टाइप आपने जो बना जिसके नेम से उस फंक्शन को जानते हो, उसको एज अ आर्गुमेंट आपने पास कर दिया, ठीक है भाई। अब जब यहाँ पे पास करोगे तो उसकी पूरी डेफिनेशन पास होगी यहाँ पे, राइट। फिर क्या होगा, आपने इसके डेफिनेशन को होल्ड करने के लिए वैल्यू को जैसे होल्ड करते हो वैसे डेफिनेशन को भी होल्ड करोगे। उसके लिए आपने यहाँ पे p नाम का वेरिएबल बनाया, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसकी पूरी डेफिनेशन होल्ड हो गई होगी। अब यहां देखोगे तो आपको यहाँ पे मिल रहा है, सेम आउटपुट आ रहा है, और मैं फिर यहाँ पे इसको कॉल कर पा रहा हूँ। लेट्स से मैंने p और यहाँ पे ले दिया 10, 20, दो वैल्यू दे रहा हूँ, आउटपुट क्या आ रहा है 30। जब कभी भी आप किसी भी फंक्शन को किसी भी फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में फंक्शन को पास करते हो, उसको कहते हैं कॉल बैक फंक्शन, एज सिंपल एज दैट, ठीक है भाई। यहाँ पे जो आप फंक्शन पास कर रहे हो वो दो तरीके के हो सकते हैं, या तो पहले से ही कोई फंक्शन डिफाइंड हो उसका रेफरेंस पास कर रहे हो, या तो फिर यहाँ पे पास कर रहे हो एनोनिमस फंक्शन। इस केस में एनोनिमस फंक्शन बेस्ट सूट करता है, इसी को कहते हैं कॉल बैक फंक्शन। फिर आप यहाँ पे उसे होल्ड कीजिए और इस फंक्शन में इसके पैरामीटर के नेम पे उसे कॉल कीजिए, एग्जैक्टली वही वो चलेगा जो आपका ऊपर लिखा होगा। इसको कहते हैं कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। इसका फायदा क्या है, यहां तक समझ में आया? ऑनलाइन में समझ में आया? देखो हो सकता है अटपटा लगे, मैं पहले कह रहा हूं, इसीलिए मैंने आपसे बोला था पढ़ के आना। नहीं तो अगर मैं अभी बताता आपको
और आप पढ़ के नहीं आते तो हो सकता है कि आपको समझ में भी नहीं आता। ठीक है, क्या है इसका फायदा? सबसे ज्यादा इसको यूज किया जाता है। आप नॉर्मल फंक्शन कम बनाओगे, इसको सबसे ज्यादा यूज करोगे, हद से ज्यादा यूज होता है। ऐसा क्यों है? इसका रीजन ये है बिकॉज ये क्या करता है, कोड की लेंथ को कम कर देता है। क्या कर देता है? कोड की लेंथ को कम कर देता है। अब वो कैसे करता है, एक प्रॉब्लम से समझेंगे, एक आपका प्रोग्राम से समझेंगे। मैं इसको क्लोज करूंगा। मैंने यहाँ पे आपका स्विच केस में एक वो बताया था ना, कैलकुलेटर वाला। पहले स्विच केस में चलते हैं। इसको मैंने पूरा कॉपी किया, और यहां चले और एक फंक्शन बनाया कैलकुलेट नाम से। यहाँ पे 3 पैरामीटर होंगे, एक होगा ए, एक होगा बी, और एक होगा ऑपरेटर्स, ऑपरेटर। और बाय डिफॉल्ट इसके मैं वैल्यू दे दूंगा प्लस। डिफॉल्ट वैल्यू पड़ा था ना अभी, कोई पास ना करे तो ये चला जाए। अब इस फंक्शन को देखो, इसको एक लाइन में लिख देता हूं। सेम केस ये वाला भी। ठीक है, ये आपका एक नॉर्मल कैलकुलेट नाम से फंक्शन बना लिया मैंने। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कैलकुलेट करूंगा, और मैंने यहाँ पे 10,20 दिया, और मैंने कोई वैल्यू, थर्ड वैल्यू पास नहीं करी, तो क्या सेट होगा, प्लस। आउटपुट में क्या आ गया, 30। परफेक्ट। मैं यहाँ पे देता हूं माइनस। ठीक है, मैंने यहाँ पे दिया मल्टीप्लाई, मैंने यहाँ पे दिया डिवाइड, मैंने यहाँ पे दिया मॉडुलस। ठीक है, और मैं यहाँ पे देता हूं एक्सपोनेंशियल, और मैं यहाँ पे देता हूं कुछ जबरिश वैल्यू टाइप्स। परफेक्ट है। बट सिचुएशन ये है, अभी तो आपके पास यहाँ पे क्या है, इतने सारे आपके पास यहाँ पे आपने बनाए हैं। कल को अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा और भी ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ गए, तो आपको यहाँ पे केस में जाकर लिखना पड़ेगा ना, दिक्कत हो जाएगी। क्यों ना मैं ऐसा कोई फंक्शन बनाऊं जिसके अंदर आप जैसा आउटपुट चाहते हो वैसा आप फंक्शन पास करो, मैं कॉल कर दूं, खत्म। ठीक है, मैंने क्या किया, प्रॉब्लम समझ में आया ना? प्रॉब्लम समझना इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ पे मैंने क्या किया, कैलकुलेट नाम से फंक्शन बनाया, और यहाँ पे लिखा मैंने a, b, एग्जैक्टली वही है। और तीसरे में मैं चाहूंगा कॉल बैक फंक्शन। आप यहाँ पे इसका नाम कुछ भी दे सकते हो, कुछ भी। ठीक है, मैं यहाँ पे इनको लॉक करके दिखाता हूँ, a, b, c, कॉल बैक, सॉरी। और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कैलकुलेट को कॉल करूंगा। ठीक है, मैंने a की वैल्यू दी 10, b की वैल्यू दे दी 20, और c में मैं यहाँ दूंगा, जो कॉल बैक में दूंगा एक फंक्शन। मैं अब यहाँ पे एनॉनिमस फंक्शन दूंगा, क्योंकि मुझे काम तो बस एक ही बार है ना, या नहीं तो अगर होता तो मैं डायरेक्ट बाई फंक्शन बना लिया, तो मैं बार बार उसको कॉल करता, मेरा काम खत्म हो जाता। तो मैंने यहाँ पे बनाया एक फ्लैट एरो फंक्शन, और लॉक किया मैंने यहाँ पे a प्लस b। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, a, b को एक्सेप्ट करना चाहूंगा। मतलब ये जो आपके पास आपका फ्लैट एरो फंक्शन बोल लो, या फिर इसे एनॉनिमस फंक्शन बोल लो, इसका मेन पर्पस क्या है कि ये दो वेरिएबल को एज अ पैरामीटर चाहिए, इसको वैल्यू चाहिए, और उसके बिहाफ पे क्या करके देगा, आपको सम करके दे देगा। ठीक है, आउटपुट में देखें पहले क्या आ रहा है, 10 आ रहा है a में, 20 आ रहा है b में।
और कॉल बैक में पूरी डेफिनेशन आ रही है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये तो थर्ड में आ रहा है ना, मैं क्या करूंगा, कॉल बैक को फंक्शन को कॉल करता हूं और इसके अंदर जो ए और बी की वैल्यू आ रही थी उसको ए कॉमा बी पास कर दिया। ठीक है, इससे क्या होगा, ये वैल्यू पहले इसके पास जाएगा और फिर इस ये जो पैरामीटर की वैल्यू होगी उसको मैंने यहां पे पास कर दिया। ठीक है, अब आउटपुट देखो क्या आ गया, 30। फ्यूचर में आपको माइनस करना है, कॉपी करो, पेस्ट करो और यहां कर दो माइनस। ठीक है, कल को अगर आपको ओनली डिवाइड करना था तो यहां जाके लिख दो डिवाइड। ठीक है, अब इससे और उससे क्या फायदा हुआ, सबसे पहली बात इसकी एग्जीक्यूशन क्या हो गई, कम हो गई, जो कोड लेंथ लिखी थी वो पूरी कम हो गई, पहला फायदा। दूसरा फायदा, यहां पे आप n नंबर ऑफ टास्क को परफॉर्म करवा सकते हो। कल को आपको चाहिए था क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट वाला चाहिए था, वो टास्क परफॉर्म करवा सकते हो। नहीं तो पहले ऊपर जाके मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे डिफाइन करना पड़ता है ना। आप जैसा यहां पे चाहते हो इस फंक्शन के अंदर पास करो, वही बॉडी को वो कैलकुलेट कर देगा। ठीक है भाई, ये फायदा है कॉल बैक फंक्शन। इससे आपका कोड की लेंथ भी कम होगी। देखो मैंने यहाँ पे 3 टास्क परफॉर्म किए, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सॉरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। बाकी जो टास्क थे उसकी मुझे जरूरत ही नहीं थी, वो फ्री फंड का एक्स्ट्रा था। राइट भाई, और दूसरा सिचुएशन ये भी हो सकता है कि इसमें से बहुत सारे ऐसे टास्क है जो मुझे जरूरत की नहीं है, मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैं इसे थोड़ा यूज करूंगा फिर। राइट, तो उस केस में आपका बेस्ट सूट करेगा आपका क्या, कॉल बैक फंक्शन। जैसा आप चाहते हो रन टाइम में वैसा आप पास करो और उसके हिसाब से आपको आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है, कोई डाउट भाई, कुछ भी लगाना है लगाओ, इसके अंदर जो भी आप लिखोगे वर्क कर जाएगा, जो एक बेस्ट पॉसिबल रूट होगा, मतलब वो आपका स्टेटमेंट होगा। और एक चीज बता दूं, अगर आप किसी भी फंक्शन के अंदर एज अ आर्ग्यूमेंट आप किसी दूसरे फंक्शन को ले रहे हो, उस फंक्शन को कहते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन। क्या कहेंगे, हायर ऑर्डर फंक्शन। किसी भी फंक्शन को, किसी फंक्शन में एज अ आर्ग्यूमेंट अगर आप दूसरे फंक्शन को पास करते हो उसके आर्ग्यूमेंट में, उसे कहते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन। क्लियर, कोई डाउट भाई, लिखना हो तो उसको लिख लीजिए। क्या फायदा है इसका, पहला ये यूजर डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है भाई, ये कोड डिपेंडेंट नहीं रहेगा, यूजर डिपेंडेंट रहेगा, जैसा आपको करना है वैसा कीजिए। दूसरा फायदा क्या होगा, इसकी लेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, कॉल बैक फंक्शन से, और ये इजी टू यूज है। आपको अभी हो सकता है ये बहुत अटपटा लगे, लेकिन फ्यूचर में यही आपका ब्रह्मास्त्र रहेगा। ठीक है, और कॉल बैक फंक्शन आपके पूरे कोड में कहीं ना कहीं यूज होता ही होता है। क्लियर, कोई डाउट भाई, ऑनलाइन में क्लियर। बाकी सबको क्लियर है ना, बस एक ही का मैसेज आ रहा बार बार। यस सर। यस सर। जा सकते हो। जैंगो कौन पढ़ा रहे तुम्हें, इस वीक रह गई बस, फिर ठीक है, फिर तो मैं 2 घंटे तक पढ़ा सकता हूँ तुम्हें। क्यों हंस रहा है भाई।
हाँ भाई, ये कॉल बैक में जो कॉल बैक आपको दिख रहा है, ये पैरामीटर का नाम है। इसकी जगह आप ABCDEFG जो लिखना है, अपना नाम लिखना, लिख सकते हो। और कोई डाउट भाई? क्लियर है? तो आज के लिए फिलहाल इतना ही है। मैंने आपको कुछ टास्क दिया था, किस किसने किया है? किया था? 9 क्वेश्चन किए थे, किसने? फाइन। काहे रही कर रहे हैं भाई आप लोग काम? कुछ ही क्यों कर रहे हैं? अभी तो स्टार्ट किया है। अभी अगर अभी इसे होने लग गया तो फिर फायदा क्या हुआ? मेहनत करनी पड़ेगी, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ओके, तो कल से हम एडवांस जेएस पढ़ना चालू कर देंगे। मेरे को बेसिक जेएस इतना ही लगता है, जो मेन है कोर जेएस जिसे बोलता हूं मैं। अब आप फीचर्स के ऊपर काम करोगे कि जेएस में क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है, उन सब के बारे में स्टडी करोगे बस। और क्या? क्यों, अभी भी कुछ बचा है क्या? क्लियर? कोई डाउट भाई? किसी को कोई क्वेश्चन? ऑनलाइन में क्वेश्चन है भाई किसी को? चलो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं।